कल्पना कीजिए, बाहर एक धुंधली अंधेरी सुबह है, लगातार बारिश हो रही है और कमरे में सिर्फ एक दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। 20वीं सदी की शुरुआत का यूरोप। कुछ ऐसा ही माहौल था जब साहित्य की सबसे रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाली कहानी लिखी गई थी, फ्रांज काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस। इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ये कहानी इतनी डरावनी क्यों है। और देखिए, ये सिर्फ एक आदमी के कीड़े बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के समाज, हमारे काम और हमारे वजूद का एक ऐसा आईना है जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे। शुरुआत ही देखिए कितनी अचंभित करने वाली है। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी गई है। काफ्का सीधे हमें 1912 के प्राग की उस सर्द सुबह में ले जाते हैं जब ग्रेगर साम्सा एक सुबह अशांत सपनों से जागा तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर एक विशालकाय और भयानक कीड़े में बदलावा पाया। जरा सोचिए, एक सेल्समैन उठता है और देखता है कि उसका शरीर एक कीड़े का हो गया है। कोई हॉरर फिल्म वाले दृश्य नहीं है यहाँ, बल्कि काफ्का ने एक बहुत ही गहरे प्रतीक का सहारा लिया है। एक ऐसा सच जो तर्क से बिल्कुल परे है, फिर भी इतना असली लगता है कि आप इसे झुटला ही नहीं सकते। अब जैसे जैसे हम इस अजीबोगरीब शारीरिक बदलाव से आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना एक बहुत ही गहरे सामाजिक सच से होता है, और वो है अलगाव या कहें एलियनेशन। ग्रेगर का अपने ही कमरे में एक कीड़े की तरह बंद हो जाना सिर्फ कोई फैंटेसी नहीं है। ये दरअसल हमारे आधुनिक समाज के अकेलेपन और दुनिया से कट जाने की उस भयानक स्थिति का प्रतीक है जिसे आज हम सब कहीं न कहीं बहुत करीब से महसूस करते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? वो ग्रेगर का कीड़ा बनना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी असली त्रासदी तो वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में उसकी अपनी कोई पहचान है ही नहीं। उसकी पहचान, उसका सम्मान सिर्फ इस बात पर टिका था कि वो कमाकर कितना ला रहा है। जब तक वो पैसे ला रहा था, वो घर का लाडला बेटा था, लेकिन जैसे ही उसकी उपयोगिता खत्म हुई, उसकी इंसानियत को ही खारिज कर दिया गया। ये आज की बेरोजगारी के उस खालीपन से कितना मिलता जुलता है ना, जहां अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो आपको बस एक बोझ मान लिया जाता है। अगर हम इसे मार्क्सवादी नजरिए से देखें तो यहाँ अलगाव के 4 स्तर साफ दिखाई देते हैं। एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के तौर पर ग्रेगर की थका देने वाली जिंदगी हर उस मजदूर या कर्मचारी का दर्द है जो मशीन की तरह काम कर रहा है। वो जो बना रहा है उससे उसका कोई लगाव नहीं है, काम करने में उसे कोई खुशी नहीं मिलती। लगातार यात्राओं की वजह से वो समाज और अपने सहकर्मियों से कट चुका है। और अंत में क्या होता है? वो खुद अपनी मानवीय पहचान से इतना दूर हो जाता है कि उसका अपना शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है। वो खुद को एक कीड़े के रूप में देखने लगता है, क्योंकि सच तो ये है कि समाज पहले से ही उसके साथ एक कीड़े जैसा ही बर्ताव कर रहा था। बाहरी दुनिया तो खैर जो थी सो थी, लेकिन परिवार के अंदर भी चीजें बहुत अजीब तरीके से बदलती हैं। ग्रेगर के पिता को ही ले लीजिए। पहले वो शारीरिक रूप से कमजोर थे, आलसी थे और पूरी तरह से ग्रेगर की कमाई पर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही ग्रेगर लाचार होता है, अचानक से पिता अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। वो फिर से घर के मुखिया बन जाते हैं। ये बड़ा ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है। जैसे जैसे ग्रेगर कमजोर हो रहा है, उसके पिता वैसे वैसे शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो वही पिता ग्रेगर को एक बोझ समझकर उस पर हिंसक हमला तक कर देते हैं। चलिए, कहानी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं लेखक की। आखिर काफ्का ने इस डरावने सपने को इतनी सटीकता से बुना कैसे? इस कहानी का स्ट्रक्चर, इसकी वास्तुकला अपने आप में किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। काफ्का जिस तरह से इसे लिखते हैं, वो हमें उस कमरे की हर खामोशी और हर बंद दरवाजे के पीछे छिपे खौफ का एकदम सजीव एहसास कराता है। मशहूर लेखक व्लादिमीर नबोकोव ने इसका बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। उनका मानना था कि काफ्का पर सबसे बड़ा प्रभाव गुस्ताव फ्लॉबर्ट का था। आप ध्यान देंगे कि काफ्का ने अपनी भाषा में कोई सजावट नहीं की, कोई काव्यात्मक रूपक नहीं इस्तेमाल किए। उन्होंने तो एक इंसान के कीड़े बनने की इस भयानक घटना को बिल्कुल कानूनी और वैज्ञानिक सटीकता के साथ लिखा है। एकदम सपाट और ठंडी भाषा। और यकीन मानिए, भाषा का यही रूखापन और भावनाओं की ये कमी ही इस खौफनाक फैंटेसी को इतना रियल और अनकंफर्टेबल बना देती है कि आप पढ़ते वक्त सिहर उठते हैं। अगर आप कहानी की बुनावट पर ध्यान दें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। अंक 3। पूरी कहानी में 3 कमरे हैं: बैठक, ग्रेगर का बेडरूम और उसकी बहन का कमरा। कहानी खुद 3 हिस्सों या एक्ट्स में बंटी है। और अगर दर्शन शास्त्र के नजरिए से देखें तो ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के एक तार्किक प्रगति का पालन करती है।
मतलब काफका की ये खौफनाक दुनिया कोई बेतरतीब सपना नहीं है, बल्कि इसे गणित की तरह बहुत ही सलीके और सटीकता से डिजाइन किया गया है। यहाँ नबोकोव का एक और नजरिया बहुत सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्योरीज को किनारे करते हुए कहा कि ये अजीबोगरीब अकेलापन असल में एक रूपक है, एक ऐसे कलाकार या जीनियस का रूपक जो एक बहुत ही भौतिकवादी और औसत दर्जे के समाज में फंस कर रह गया है। आप सामसा परिवार को ही देख लीजिए, उनका वो नीरस जीवन, आराम से बैठकर अखबार पढ़ना, घर में इतना बड़ा खौफ मौजूद है, लेकिन उनके अंदर की ये संवेदनहीनता सच में डराती है। और यहीं से हम कहानी के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आते हैं, पहचान या आइडेंटिटी। यहाँ से हम एक उल्टे रूपांतरण यानी इन्वर्स मेटामॉर्फोसिस को होते हुए देखते हैं। वो ग्रेगर जो कभी इस घर का अहम हिस्सा था, उसकी पहचान धीरे धीरे ढहने लगती है और उस कमरे में रखे पुराने फीके पड़ते फर्नीचर और धूल फाकती तस्वीरों के बीच कहीं हमेशा के लिए खो जाती है। इस बदलाव को अगर हम एक रेत घड़ी या आवर ग्लास की तरह सोचें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ ग्रेगर है जो शारीरिक और मानसिक रूप से एक कीड़े के रूप में पतन की ओर जा रहा है। वो अपनी आवाज खो रहा है, अपना नियंत्रण खो रहा है और भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी बहन ग्रेटा, जो पहले एक डरी सहमी सी लड़की थी, वो एक स्वतंत्र, कमाने वाली और परिपक्व महिला के रूप में उभर रही है। दोनों का सफर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। इस पूरी स्थिति को एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, ग्रेगर के मुरझाए बिना ग्रेटे का खिलना संभव नहीं था। ये हमें दिखाता है कि उस परिवार का प्यार असल में कितना स्वार्थी था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भाई बहन की भूमिकाएं पूरी तरह से पलट जाती हैं। जब ग्रेगर मजबूत था तो ग्रेटे कमजोर थी, लेकिन ग्रेटे के ऊपर उठने की कीमत ग्रेगर का पतन था। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद पर गंभीर सवाल खड़े कर देता है। अगर हम ग्रेटे के किरदार को समाज के चश्मे से देखें तो वो पारंपरिक जेंडर रोल्स को तोड़ती हुई नजर आती है। वो घर संभालने वाली एक लड़की से परिवार का पेट पालने वाली बन जाती है। लेकिन इसका अंत वो सच में चौंकाने वाला है। जो बहन शुरुआत में ग्रेगर का इतना ख्याल रखती थी, वही बहन जब उसे ताकत और स्वतंत्रता मिल जाती है तो सबसे पहले ये फैसला सुनाती है कि अब ग्रेगर से छुटकारा पाना ही इकलौता रास्ता बचा है। सत्ता और ताकत का ये खेल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब कहानी के इस बाहरी आवरण से थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं उस दार्शनिक संकट की जो इस पूरे विश्लेषण की जान है, अस्तित्व का संकट या कहें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये सिर्फ सामसा परिवार की कहानी नहीं रह जाती, ये असल में पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर मंडराता एक बहुत बड़ा संकट है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में डिपर्सनलाइजेशन या व्यक्तित्व का हनन कहते हैं। ग्रेगर की वो कभी न खत्म होने वाली मेहनत और फिर अचानक से उसका पूरी तरह से बेकार हो जाना, ये आज की इस टेक्नोलॉजी और काम से ग्रस्त दुनिया में हम इंसानों के अप्रासंगिक या इर्रेलेवेंट हो जाने का ही तो डर है। जब एक इंसान को सिर्फ एक काम पूरा करने वाली मशीन या वस्तु में बदल दिया जाता है तो उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे घुटने लगता है, मरने लगता है। यहाँ मुझे दर्शन शास्त्री अल्बेर कामू के द मिथ ऑफ सिसिफस की याद आ रही है। सिसिफस जो एक भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलता है, पत्थर फिर नीचे गिरता है और वो ये बेतुका काम बार बार करता रहता है। ग्रेगर सामसा की जिंदगी भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी, अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए एक निरर्थक, अंतहीन जीवन जीना। ये दोनों ही किरदार इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक हैं कि कैसे आज का इंसान अपनी ही जिंदगी से कट चुका है और उसका वजूद कितना बेतुका हो गया है। कामू का एक विचार है, किसी अनुभव को जीने का मतलब है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना। ग्रेगर अंत में ठीक यही तो करता है। जब पूरी दुनिया बेतुकी और पत्थर दिल हो जाती है तो ग्रेगर संघर्ष करना छोड़ देता है। वो अपने कीड़ा बन जाने की उस ठंडी और अंधेरी सच्चाई के सामने घुटने टेक देता है। वो कोई बगावत नहीं करता, बल्कि अपनी इस नियति को खामोशी से अपना लेता है और उस अंधेरे कमरे में धीरे धीरे विलीन हो जाता है। और इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे मार्मिक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचते हैं, मानव स्थिति का एक ऐसा सच जिसका अंत बहुत ही दुखद है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें एक तरह की आज़ादी या मुक्ति भी छिपी हुई है। कहानी का अंत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक व्यंग्य है। सोचिए, एक तरफ ग्रेगर अपने कमरे के उस खौफनाक अंधेरे में अकेला, भूखा, तड़प कर दम तोड़ देता है, और दूसरी तरफ उसका परिवार एक खुशनुमा, धूप भरे दिन में आराम से ट्रैम की सवारी का मजा ले रहा है। उन्हें ग्रेगर की मौत का कोई खास दुख नहीं है, बल्कि उनका पूरा ध्यान अब इस बात पर है कि ग्रेटा जवान हो गई है और अब उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढने का वक्त आ गया है।
जिंदगी ऐसे आगे बढ़ जाती है जैसे ग्रेगर का कभी कोई वजूद था ही नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण, ये लंबी यात्रा हमें अंत में सिर्फ एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस कहानी के लिखे जाने के 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद आज भी ये सवाल हमारी आधुनिक जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा सोचकर देखिएगा, क्या होता है उस समाज का जो इंसानियत से ज्यादा सिर्फ उपयोगिता को महत्व देता है। इसी खामोशी और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, जरूर सोचिएगा।